Hi everyone, welcome to Gyanam. I'm Hemlat and I'm here to discuss Punjab specific mock test, and here in this video we are going to discuss Punjab GK, and in this whole video different teachers are going to discuss different sections of our Punjab specific mock test. So let's get started. Punjab specific mock test का Punjab GK section. First question है, which given below are the names of 4 cities of Punjab? मुक्तसर, मोगा, मानसा, मलेरकोटला. आपको ये अरेंज करना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है. सो अगर हम अरेंज करते हैं, सी हमारे पास अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ मुक्तसर साहिब आएगा, फिर उसके बाद मोगा आ जाएगा, फिर उसके बाद मानसा आ जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ कहीं मलेरकोटला. तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट लगाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो रहेगा मुक्तसर, फिर सेकंड मोगा, थर्ड मानसा और फोर्थ मलेरकोटला. सो 1 2 3 4 ही हमारी ऑप्शंस रहेंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हैज एन ऑब्जेक्टिव टू, यानी मनरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या है? मनरेगा आया इसलिए था ताकि रूरल में एम्प्लॉयमेंट मिल सके. दिस इज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राइट? So have a rural employment guarantee. So answer क्या होगा? To enhance the livelihood security in rural area. ठीक है, livelihood security in rural area. Next question. लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स इन पंजाब आर रिस्पेक्टिवली. हमें पता है लोकसभा की सीटें कितनी है पंजाब में? 13 और राज्यसभा कितनी है? 7. लोकसभा में जो है वो लोकसभा इज द लोअर हाउस होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस होता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है, लोअर हाउस में जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, हम लोग वोट डालते हैं, और राज्यसभा जो होती है वहां इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी हमारे जो विधानसभा में चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आगे जाकर राज्यसभा में चूज करते हैं, राज्यसभा के लोगों को चूज करते हैं. ठीक है, फ्रॉम स्टेट. तो यहाँ डिफरेंट स्टेट के दोनों ही जगह पर मेंबर्स होते हैं. जैसे कि पंजाब से 13 है लोकसभा में और 7 हो गए राज्यसभा में, ये ऑलरेडी आपको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सर्विसेज कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ आरटीआई 2011. आरटीआई के अंडर जो है कितनी सर्विसेज आती हैं? सो इट इज 351 टोटल सर्विसेज जो है वो आरटीआई के अंडर आती हैं, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो आरटीआई के अंडर नहीं आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंजाब हैज हाउ मच ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू 2019 रिपोर्ट. 2019 रिपोर्ट के हिसाब से पंजाब में कितने % फॉरेस्ट एरिया है? सो इट इज 3.67. ये 2019 की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि टोटल एरिया में से 3.67 एरिया जो है वो पंजाब का अंडर फॉरेस्ट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is known as the father of पंजाबी ड्रामा? पंजाबी ड्रामा के फादर माना जाता है संत सिंह सिखों को. ठीक है, संत सिंह सिखों जो कि पार्टीशन के टाइम पर भी रहे, उन्होंने पार्टीशन भी देखा. ही वॉज बोर्न इन पाकिस्तान साइड ऑफ पंजाब बट व्हेन ही डाइड ही वॉज इन लुधियाना. ठीक है, सो इट इज संत सिंह सिखों. देन कम्स लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय बहलोल लोधी. लोधी डायनेस्टी में 3 मेजर किंग्स हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी के बाद लोधी डायनेस्टी खत्म हो गई और मुगल्स शुरू हो गए थे दिल्ली में, बाबर आ गया था. सो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, लेकिन ये जो लोधी डायनेस्टी थी दैट वाज फाउंडेड बाय बहलोल लोधी. ठीक है, और पंजाब वाज आल्सो अंडर देम. बहलोल लोधी के अंडर रहा, फिर सिकंदर लोधी के अंडर रहा, फिर इब्राहिम लोधी के अंडर रहा. ठीक है, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में फिर हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट? मेरियां अभूल यादा इज द कॉम्पोजिशन ऑफ, ये कॉम्पोजिशन है गुरबख्श सिंह की. ठीक है, गुरबख्श सिंह की कॉम्पिटिशन है मेरियां अभूल यादा. सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम पंजाब जीके सेक्शन. आगे हम कंटिन्यू रखेंगे वीडियो विद अदर सेक्शंस ऑफ द टेस्ट. थैंक यू. हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम. Myself हरमनदीप सिंह and I am back with the discussion of mock 9 questions. जीके वाले क्वेश्चंस ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो शुरू करते हैं.
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द व्हील इन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, देश ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਪੀਡ, ਟਰੁਥ, ਗਰੋਥ, ਫਿਊਚਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੈਕਸ ਆਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕਨ ਪਿਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ 24 ਸਪੋਕਸ ਨੇ, there are 24 spokes of this wheel, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡੈਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੀ ਗਰੋਥ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਸਪੀਡ, ਟਰੁਥ, ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀ, ਗਰੋਥ। ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫॉर ਐਟਲੀਸਟ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 85 ਕਲੌਜ਼ 1, ਆਰਟੀਕਲ 85 ਕਲੌਜ਼ 1 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਇਨ ਅ ਈਅਰ, ਮਿਨੀਮਮਲੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਨਰਲੀ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। Which of the following pairs is correctly matched? Battle of Buxar, Mir Jafar versus Clive, Battle of Vandivash, French versus East India Company। Battle of Vandivash ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ ਹੈ। Battle of ਚਿਲੀਆਂਵਾਲਾ ਮਰਾਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਕਸਰ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਤੇ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। Battle of Vandivash ਜਿਹਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, 3rd ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਊਂਟ ਡੀ ਲਾਲੀ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਡੀ ਲਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਅਯਰ ਕੂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਰ ਅਯਰ ਕੂਟ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਾਂਡੀਵਾਸ਼। ਵਾਂਡੀਵਾਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੰਦਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਵੰਦਵਾਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਮ ਵਿਗੜਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਂਡੀਵਾਸ਼ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਂਡੀਵਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ठीक। तो बैटल ऑफ वेंडीवॉश, फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इज द करेक्ट आंसर। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। From the following names identify the one who was not brother of हुमायूं। हुमायूं दे 3 ਭਰਾ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਾਮਰਾਨ, ਅਸਕਾਰੀ, ਹਿੰਡਲ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਸਮਾਨ was not brother of हुमायूं, ठीक है जी। तो B is the correct answer because उस्मान हुमायूं ਦਾ brother नहीं ਸੀਗਾ। National Mathematics Day is observed every year to mark the birthday of which great mathematician, ठीक है जी। तो दिसंबर 22 ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਕੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਾ ਰਾਮਾਨੁਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡੀ, GH ਹਾਰਡੀ ਨੇ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ठीक है जी। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਰਡੀ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, 1729 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਰਡੀ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਾ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਵਾਸ originally from ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। Which of the following rivers originates in ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ? ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ rivers ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ originate ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੋ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਨਦੀ is the river that originates from the ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। and another thing is ਮਹਾਨਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, largest one of the largest dams, ਹੀਰਾਕੁਡ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੇਟ, ਨਦੀ ਮੀਨਸ ਰਿਵਰ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਵਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਨਦੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਹਾਨਦੀ ਤੋਂ, ਮਹਾਨਦੀ ਦਾ ਰੀਜਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨ A ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਨਾਟ ਨਰਮਦਾ, ਤਾਪੀ ਔਰ ਚੰਬਲ। The mango showers occur predominantly in pre-monsoon showers ਹੁੰਦੇ ਆ mango showers। ਨਾਮ mango shower ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ because these pre-monsoon shower, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ at end of summers, at the end of summers, ਇਹ ਜਿਹੜੇ nearing end of summers,
उस टाइम ते ये आउंदे स्पेसिफिकली टू द रीजन ऑफ कर्नाटका एज वेल एज सम पार्ट्स ऑफ केरला ते मैंगो शावर्स बिकॉज दे हेल्प इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज, ठीक है जी, बिकॉज दे हेल्प इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज, ठीक है जी। तो ये वन ऑफ द लोकल विंड्स है। देयर आर अदर लोकल विंड्स लाइक काल बैसाख है, देन वी हैव लू, ठीक है जी। देयर आर सम अदर लोकल विंड्स एज वेल, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंगो शावर्स कर्नाटका एंड केरला, ठीक है जी। पंजाब हरियाणा जिहड़ी लोकल विंड फेस करते हैं वो किहड़ी है, लू, ठीक है जी, हॉट विंड लू। Who penned the following line? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। These famous lines were penned by, ठीक है जी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਆਲਸੋ ਫਾਊਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA ਦੇ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਸੀ। So these lines were penned by राम प्रसाद बिस्मिल। Which state is in the easternmost part of India? Very very easy question। जिन्हों ने भी इंडिया का मैप देखा, अरुणाचल प्रदेश है जी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया है, ठीक है जी। तो अरुणाचल प्रदेश जे गल करिए पॉइंट दी किबिथू इज द प्लेस जी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है जी अपने, ठीक है जी। द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भगीरथी। प्रयाग से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज अबाउट रुद्र प्रयाग या देव प्रयाग, इन्हां बारे अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। तो अलकनंदा ते भगीरथी कित्थे मीट करते हैं, देव जिथे मीट करते हैं, ठीक है जी। लास्ट जिहड़ा प्रयाग है या लास्ट कॉन्फ्लुएंस है फॉर द रिवर गंगा दैट इज देव प्रयाग, लास्ट प्रयाग है, पहली गल याद रखनी है। अलकनंदा ते भगीरथी है, ठीक। तो देव प्रयाग, ये रुद्र प्रयाग दे बारे क्वेश्चन आ जाए तो अलकनंदा एंड मंदाकिनी, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी, इन्हां दी कॉन्फ्लुएंस नूं आपां की कहने हैं, जिहड़ा रुद्र प्रयाग कहने हैं, ठीक। तो आफ्टर देव प्रयाग वी गेट द गंगा रिवर, उस तो बाद उसका की हो जाता, नाम हो जाता। The doctrine of three jewels, right faith, right action, right knowledge, ठीक है जी। Obviously students ਨੂੰ confusion बुद्धिज्म ਤੇ जैनिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The correct answer is जैनिज्म, ठीक है जी। जैनिज्म ਦੇ ਇਹ 3 crown jewels ਹੈ ਜਾਂ 3 ਰਤਨਾ ਨੇ जैनिज्म ਦੇ, right faith, right action ਤੇ right knowledge, ठीक है जी। तो C will be the correct answer। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स, 9 डिग्री चैनल, तो चैनल की हुंदा है, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर जेड़ा दो प्लेसेस नू की करदा है, सैपरेट करदा है, ठीक। लैंड मासेस नू की करदा है, सैपरेट करदा है, ते उस नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर जेड़ा रास्ता है उस नू आपां चैनल कह दिंदे हैं, ठीक है जी। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एंड मिनीकॉय नू की करदा है, सैपरेट करदा है, ठीक है जी। लक्षद्वीप एंड मिनीकॉय, ठीक है जी। वेयर एज 10 डिग्री चैनल अंडेमान एंड निकोबार नू की करदा है, सैपरेट करदा है, ठीक है जी। जे 10 डिग्री चैनल आ जाए अंडेमान एंड निकोबार 10 डिग्री चैनल, ठीक। तो इत्थे 9 डिग्री पूछा गया, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। A valley with steep parallel walls along with fault lines formed by subsidence of part of Earth's crust is known as, ठीक है जी। तो ऑप्शन गॉर्ज, कैनियन, रिफ्ट वैली, हैंगिंग वैली दिते गए, ठीक है जी। तो सब तो पहला गल याद रखनी है, जी आंसर इज द करेक्ट की है, रिफ्ट वैली इज द करेक्ट आंसर है। रिफ्ट वैली कदों फॉर्म करती है, ਜਦੋਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਵੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਫਲੋਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਟ ਵੈਲੀ। whereas gorges ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਸਟਰੀਪ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੌਰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਨੀਅਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੀਅਨ ਥੋੜਾ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੁੰਦਾ कि वैली ये भी है, पर ये जिवें स्टेयर्स दे स्टैप्स होंगे है उस तरीके दे नाल बनया हुंदा है, टॉप दे उत्ते की हुंदा ब्रॉड हुंदा, ठीक। तो कैनियन कुछ इस तरीके का नजर आता है, गॉर्ज कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो रिफ्ट वैली विच इज फाउंड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट्स अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक। तो अर्थ की क्रस्ट मूव कर रही है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर विल बी डी। National Technology Day is celebrated on May 11 to commemorate the day on which India successfully test fired its first nuclear bombs in 1998 under operation। तो ऑपरेशन शक्ति ਦੇ ਤਹਿਤ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਨ May 11 1998। ਉਸੇ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ।
Finally, Jose J. Katur has been appointed as the dash of Reserve Bank of India. Current affairs the question है. He has been recently appointed as executive director of Reserve Bank of India. ठीक है जी, तो उम्मीद है ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन सही ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। क्वेश्चन ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੀਕੇ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਟਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, क्वेश्चन ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਦੇ क्वेश्चन ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ क्वेश्चन ਸही ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आशीष आपका फिर से ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आज मॉक 9 के कंप्यूटर सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी समस्या का आपने जो है फेस करी थी, उसका समाधान कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए गाइस, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? इसका मतलब है कि आपको ये नहीं बताना कि कौन सा करता है, आपको ये बताना है कौन सा सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डोस। अगर डोस की बात करूं तो ये सिंगल यूजर होता है, तो इसका आंसर सबसे पहले ही बन जाएगा यहाँ पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस इज द राइट आंसर। बट लिनक्स जो है, विंडोज और यूनिक्स जो है, ये सारे के सारे क्या है, मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, चाहे विंडो 7 हो, चाहे विंडो 8 हो, चाहे विंडो 10 हो, चाहे एक्सपी हो, चाहे विस्टा हो, कोई भी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी यूजर सपोर्ट करते हैं। बट डोस जो होता है कभी भी सपोर्ट नहीं करता है मल्टी यूजर को। तो होपफुली बात यहाँ पे क्या बनेगी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। देखिए, मैच द फॉलोइंग टर्म्स आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को इनके बारे में, चीजों के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, देन ही आप लोग यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ एनईएफटी, एनईएफटी का मतलब आपके पास क्या होता है, नेट बैंकिंग के लिए आप लोग क्या करते हैं, एनईएफटी करते हैं। अगला है आईवे। आईवे का मतलब अपने एक टेक्निकल टर्म है। आईवे का मतलब क्या है गाइज, कि आप लोग इंटरनेट के थ्रू डेटा सेंड करते हैं। बट कौन सा डेटा, यहाँ पे टेक्स्ट डेटा, जितना भी टेक्स्ट डेटा है फास्ट आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड का बनेगा आई वे का मीनिंग है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आप अपने डेटा को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो किसकी होती है, क्रेडिट कार्ड की। और बार कोड का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे करते हैं। बार कोड का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या बना, फर्स्ट का जो मैच किया गया वो आपके पास बना बी। सेकंड की अगर बात करूं तो ए। थर्ड की अगर बात करी जाए आपके पास यहाँ पे थर्ड का बना डी। और फोर्थ की अगर बात करी जाए तो आपके पास बना यहाँ पे सी। फोर्थ बना सी, आपके पास यहाँ पे आंसर बना है। तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपके पास, डी ऑप्शन। होपफुली बात आपको यहां तक क्लियर है, ठीक है। लीजिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपके पास क्या यहाँ पे बोला गया है, मैच द फॉलोइंग टर्म्स। अब इसमें भी स्टिल आपको यहाँ पे मैच करनी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है ब्लूटूथ, P2P, टोर है, आपके पास बायोस है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। ब्लूटूथ का मतलब क्या होता है, पेयर बनाना। तो ब्लूटूथ का मतलब हम लोग यूज करते हैं पेयरिंग के लिए। फर्स्ट का आ गया अपने आप में ही सी। बाकी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हो, क्योंकि अगला कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है। फर्स्ट का आ गया सी, तो बाकी तो सारे देखते हैं एलिमिनेट हो गए। पर आप लोग एक बार चेक कर लिए, P2 का P का मतलब क्या होता है आपके पास, पॉइंट टू पॉइंट या फिर पीर टू पीर ट्रांसमिशन। वो किसके थ्रू होती है, टोरेंट के थ्रू होती है, ठीक है। अगला है टोर। अगर टोर की बात करें तो आपके पास एनोमाइजर, ठीक है। और बायोस की अगर बात करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये आपके पास जो काम करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आपके पास यहाँ पे काम करता है। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा फिर, ए ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। आंसर क्या बनेगा आपके पास, ए ऑप्शन यहाँ पे आपके पास बनेगा, ठीक है। लीजिए, अब आगे बात करते हैं हॉटस्पॉट रेफर टू। हॉटस्पॉट की अगर मैं बात करता हूं तो हॉटस्पॉट आप सभी को यहां पे पता है कि हॉटस्पॉट से क्या काम आप लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मोस्ट हीटेड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बोला, ये बहुत गर्म पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, ये तो गलत बोला है। अगला है रीजन वेयर देयर इज नो नेटवर्क, ये वहां पे काम करता है जहां नेटवर्क ही ना हो, बिल्कुल गलत बोला है। अगला क्या बोला है, रीजन विद इंटरनेट एक्सेस यूजिंग वाईफाई, बिल्कुल जी इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, क्योंकि इसका यूज वहीं पे किया
किया जा सकता है हॉटस्पॉट का, जहां पे स्मॉलर एरिया हो और वहां पे वाईफाई के थ्रू या फिर आप लोग अपने मोबाइल के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू वाईफाई एक्सेस वहां पे चला सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। हीट सिंक तो आपको पता है वैसे ही नहीं बनना था। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। अ कैप्चे इज यूज्ड फॉर वेरीफाइंग इफ वेब यूजर। आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैप्चे क्या होता है। कैप्चे कोड, जैसे ही आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, जैसे ही आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे लिखा होगा कि एक नंबर लिखा हुआ आता है कुछ इस तरीके से 9ZA102B कुछ इस तरीके से कोई स्मॉल अल्फाबेट है, कोई कैपिटल अल्फाबेट है, कुछ इस तरीके से आपके पास अल्फाबेट जो है वहां पे लिखे हुए आते हैं, उसको बोला जाता है कैप्चा कोड। ठीक है, तो अब कैप्चा कोड जो है वो क्या चेक करता है? इज वेरीफाइंग इफ अ वेब यूजर इज अ मशीन और अ ह्यूमन बीइंग। तो ये चेक करता है कि वो जो बंदा है वो क्या है, मशीन है या फिर ह्यूमन बीइंग है। तो आंसर बनेगा ए ऑप्शन। फ्रीक्वेंटली और इनफ्रीक्वेंटली विजिटर कोई मतलब नहीं है इस चीज का। हैज लॉग्ड आउट, इसका तो बिल्कुल ही नामो निशान नहीं है। इज रजिस्टर्ड यूजर और नॉट, ये भी कोई मतलब नहीं है। कैप्चा का मतलब होता है कि वो चेक करेगा कि मशीन है या आपके पास वेब यूजर है। ठीक है जी, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब ये फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके भी आया हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे पूछे भी जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग टर्म एप्लीकेशन टू इन इंडिया, तो ये स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा गया है इंडिया के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे मैच करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चीजों का नॉलेज भी होना चाहिए। तो भीम के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, अपने पैसों का लेन देन करते हैं, मनी ट्रांसफरिंग का काम करते हैं। तो वो है क्या? तो भीम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास डिजिटली पेमेंट है। ये क्या है? डिजिटल पेमेंट। इसके थ्रू आप लोग यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं? डिजिटल पेमेंट यहाँ पे करते हैं। अगला क्या है? एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस की अगर मैं बात करूं, सेस का मतलब होता है आपके पास टैक्स। सेस का मतलब होता है आपके पास टैक्स। तो अब आप लोग यहाँ पे टैक्स में आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट का क्या बना? डी। फर्स्ट का बना डी, के दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल। यहाँ पे देखिए डी है, यहाँ पे आपके पास सेकंड का क्या बना? सी। तो थर्ड तो अपने आप में ही कैंसिल। थर्ड तो अपने आप में ही कैंसिल, अगर आप लोग इसे कैंसिलेशन तरीके से करना चाहेंगे तो। अब आप लोग देखिए डायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? इंडिया में आधार कार्ड जितने भी लिंक्ड है उनके बैंक अकाउंट को गवर्नमेंट आज की डेट में डायरेक्ट बेनिफिट जो है यहाँ पे दे रही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं उन्नत भारत अभियान, तो वो एक होस्टलिक डेवलपमेंट रूरल क्लस्टर के अकॉर्डिंगली चलाया गया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर? डी फॉर दिल्ली आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, डी फॉर दिल्ली आपका राइट आंसर यहाँ पे बनना है। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेब पेज इज लोकेटेड ऑन। वेब पेज जो होता है वो कहां पे होता है? ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, या आपके पास यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक। तो यहाँ पे यूआरएल के बारे में पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म रहेगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो होपफुली आंसर यहाँ पे आपको क्लियर होगा, इसमें तो कुछ बताने के लायक था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया कि कौन सा ब्राउजर है, ये पूछा गया कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो अगर बात करते हैं सफारी, अबास्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम। अबास्ट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अबास्ट क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास वेब ब्राउजर नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। तो होपफुली ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। Rediff.com was founded by। Rediff.com जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो अगर मैं बात करता हूं अजीत बालाकृष्णन एंड मनीष अग्रवाल, अजय भट्ट एंड मनीष, या फिर अजय कृष्णन एंड मनीषा, या फिर अजय कुमार एंड मनु। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। अक्सर आप लोग अगर इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो वहां पे आएगा अजीत बालाकृष्णन, बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने भी साथ में आपके पास क्या करी थी, मेहनत करी थी, पर अजीत बालाकृष्णन का नाम जो है ज्यादा आपके पास देखा जाता है। तो इसका भी आप लोग यूज जो है सेम कर सकते हैं। ठीक है,
लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरस आर, वायरस क्या है? सबसे बड़ी बात आपसे पूछी है कि मैन मेड है, नेचुरल अकर है, मशीन मेड है या ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे बड़ी वायरस जो होता है वो होता है मैन मेड। वायरस क्या आता है? मैन मेड आता है। क्यों बच्चों? सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन में कोई भी काम खुद अपने आप नहीं हो सकता। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और मशीन में कोई भी काम अपने आप नहीं हो सकता। वहां पे ये जो है वो मैन मेड होता है, नेचुरल अकर, ये मशीन मेड ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। होपफुली ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? जो सबसे पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था उसका नाम आपके पास क्या था? ठीक है, उसके नाम की अगर बात करें, रे टॉमिल्सन, टिंकर्ड या रीएपर या फिर रीएपेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ही छोटा सा आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ, इसका आंसर है रीएपर। ठीक है, रीएपर, रिपेयर नहीं है, रीएपर इसका जो है आंसर बनेगा। जो फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था वो था रीएपर। ठीक है, रीएपर जो है इसका आंसर बनेगा, ये याद रखना है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इन विंडोज स्टार्ट बटन इज यूज टू। अब देखो, जब भी आप स्टार्ट बटन प्रेस करते हो तो उससे क्या क्या फंक्शन होते हैं, परफॉर्म होते हैं, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये एक जनरल नॉलेज है कि आप लोग कितने अटेंटिव होके अपनी चीज़ों को यहाँ पे नज़र रखते हैं, उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि हाँ वाकई ऐसा है कि नहीं है। एग्जामिनर आपकी जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पे चेक कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रन एप्लीकेशन, हाँ जब भी विंडो स्टार्ट करते हैं तो एप्लीकेशन रन होती है। डिवाइस की सेटिंग, बिल्कुल आप उसको चेंज कर सकते हो, छेड़ सकते हो। टर्न ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे सारा का सारा काम जो है वो किया जा सकता है। यहाँ पे सारा का सारा काम जो है आप लोग कर सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ टर्म दैट रेफर टू वे इन विच द नोड्स ऑफ नेटवर्क आर लिंक्ड टुगेदर। ठीक है, ऐसा कौन सा आपके पास तरीका है जिसके थ्रू सारे के सारे कंप्यूटर, जिनको नोड्स बोला जा रहा है यहाँ पे, एक दूसरे के साथ जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं? वो है नेटवर्क के थ्रू, टपोलॉजी के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू या इंटरकनेक्टिविटी। तो आपके पास सारे के सारे जो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं टपोलॉजीज के थ्रू। आपने पढ़ा भी होगा कि स्टार टपोलॉजी होता है, बस टपोलॉजी होता है, मैश टपोलॉजी होता है। तो एक दूसरे के साथ लिंक जो होता है वो टपोलॉजीज के साथ आप लोग इनको जोड़ते हैं, तभी तो नेटवर्क काम करता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये आंसर भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन द कंपोनेंट्स टू द मदरबोर्ड थ्रू। अब आपके पास यहाँ पे ये बोला गया है कि जो इंटरनेट का कनेक्शन, जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रैवल करती है। इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाती है, कैसे जाती है, किसके थ्रू? आपके पास यहाँ पे जाता है मदरबोर्ड के थ्रू। आपके पास ऑप्शन है सीमोस, बसेस, पेरिफेरल या फ्लैश मेमोरी। तो सीमोस का तो फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये तो एक सेल होता है आपके सिस्टम का जो कि आपके सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि टाइम और आपके पास कैलेंडर आपके सिस्टम का अपडेट रहता है। ये तो नहीं होगा। पेरिफेरल का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये भी आंसर नहीं होगा। अगला फ्लैश मेमोरी, ये तो मेमोरी है, नाम से ही बात खत्म होगी भैया मेमोरी। तो एक ही चीज बची, वो है बसेस। बसेस का मतलब क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ट्रैवल करना है। वन प्लेस से सेकंड प्लेस के ऊपर इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने का काम जो होता है वो किसका होता है? बसेस का होता है। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, VoIP स्टैंड फॉर। अब देखिए VoIP आज की डेट में मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी का आप लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ए ऑप्शन ही इसका आंसर बनेगा। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP इसका आंसर यहाँ पे बनेगा। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे 15 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही।
हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आशीष आज एक बार आपका फिर से ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आज मॉक 9 में जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं उनको कैसे सोल्व करना है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस आपके साथ करेंगे। ठीक है जी, चलिए गाइस, तो ये रहा सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब आप लोगों को यहाँ पे ओड वर्ड निकालना है। ओड वर्ड का मतलब होता है कि बाकी सारे के सारे एक लॉजिक को फॉलो कर रहे होंगे, कोई एक वर्ड या नंबर आपके पास ऐसा रहेगा जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 24, 49, 80 एंड 15 आपके पास यहाँ पे लिखा है। तो ये कैसे लिखा गया ये चेक करना हमारा काम है। अब यहाँ पे देखते हैं 24 में अगर मैं देखूं 5 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं कितना आता है 25, माइनस ऑफ एक अगर करता हूं 24 अगर आपके पास आता है। अगर आप बात करें 49 की तो ये 7 का स्क्वायर होता है, अगर माइनस 1 करेंगे 48 आना चाहिए था जहां की 49 है। आगे आपके पास 9 का स्क्वायर अगर आप करेंगे कितना बनेगा 81, माइनस ऑफ 1 करेंगे आपके पास कितना आएगा 80, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे कितना आएगा 16, माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 15। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बी ऑप्शन आपका ऑड वन आउट निकल रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑड वन आउट क्या रहेगा, बी ऑप्शन। होपफुली बात आपको क्लियर है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों के पास इमेजेस जो हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन सा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द फिगर इज मिसिंग, फाइंड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर जो है आप लोग फिट करेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपको यहाँ से यूं करके ये क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यूं करके आपको यहाँ पे एक लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आप कटिंग भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन कट रहा है, ये ऑप्शन कट रहा है और ये भी ऑप्शन कट रहा है, सीधा सी ही ऑप्शन बन रहा है जो कि यहाँ से यूं करके और उसके बाद यहाँ पे अच्छा ये यहाँ पे जो है आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए फिर इस इमेज को अगर आप लोग यहाँ पे फिल करते हैं तो यहाँ से यूं करके आ जाएगा यूं, और लास्ट में ये यहाँ से पूरा बंद और यहाँ से ये पूरा। तो ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर जा रहा है। कौन सा आंसर जा रहा है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर आपका जा रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास ये सेम वही क्वेश्चन है, उसमें आपको फिल करके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है बन रहा है। चलिए चेक करते हैं। देखिए गाइस, अब आपके पास ये है ए ऑप्शन, बी या सी या फिर डी। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले पता है आउटलाइन आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, कैंसल। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग जैसे ये करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन यूं करके भी आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब जब इसे बंद करेंगे आप लोग तो यहाँ से यूं करके बंद करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये है। अब इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए कि ये लाइन जो है वो कहाँ तक जाएगा, ये लाइन जो है यहाँ तक ही आना है, ये लाइन जो है यहाँ तक ही आना है। अब इस ऑप्शन में तो देखो नीचे तक टच कर रहा है तो ये कैंसिल, इस ऑप्शन में यहाँ तो कोने तक दिखाया गया है, ये भी कैंसिल। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो बचा है डी, जो कि आपके पास इस पूरी की पूरी कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, two position of dice are shown below. If one is at the bottom, which number will be on the top? अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन एक के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, एक के अपोजिट यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों को यहाँ पे दो डाइस में से सिंगल नंबर कॉमन निकालिए। दो डाइस में सिंगल नंबर कॉमन कौन है, यहाँ पे 3। तो इसका 3 जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये 3 लिखने के बाद मैं क्लॉकवाइज गया तो कितना आ गया 5। आगे फिर से मैं क्लॉकवाइज गया, आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 4। सिमिलरली ये जो 3 था उसके लिए जगह खाली छोड़ ली, यहाँ पे चेक करा क्लॉकवाइज गए, क्या आया 6 आया, और यहाँ पे क्लॉकवाइज गए तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब एक के अब डाइस में टोटल 6 ही नंबर होते हैं,
तो 6 में से 5 नंबर आ चुके हैं, एक ही नंबर बचा है, वो कौन सा? 1। अब आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि 1 के अपोजिट यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 1 के अपोजिट यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? तो 1 के अपोजिट जो है वो नंबर कौन सा आएगा? 3। 1 के अपोजिट जो है वो नंबर आपके पास कौन सा आएगा? 3, मतलब कि बी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। ठीक है जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 1 आफ्टरनून, यहाँ पे आफ्टरनून की बात करी गई है। यहाँ पे क्या करा गया है? आफ्टरनून की बात करी गई है कि 1 आफ्टरनून मनीषा एंड माधुरी वर टॉकिंग टू ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे आफ्टरनून की बोला गया है, मनीषा एंड माधुरी वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इन अ भोपाल ऑन द MG रोड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है शैडो का क्वेश्चन है। इफ मनीषा's shadow fall exactly to the left of Madhuri, which direction was Manisha facing? अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि मनीषा जो है वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है। अब आपको इससे पहले एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि आफ्टरनून में सन कहाँ पे होता है। ठीक है, आफ्टरनून में सन कहाँ पे आपके पास होता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आफ्टरनून की बात करूं तो आपके पास सन जो होगा वेस्ट में होगा। ठीक है, अगर सन वेस्ट में है तो इसका शैडो जो है वो ईस्ट में ही गिरेगा, इसका शैडो जो है ईस्ट में ही गिरेगा, ये हमें कंफर्म है। अगर सन वेस्ट में है तो इसका शेडो ईस्ट में ही गिरना है, ये कंफर्म है। शेडो आमने सामने ही गिरता है ना, अगर सन मॉर्निंग का केस होता तो सन ईस्ट में होता, शेडो वेस्ट में गिरता। अब आफ्टरनून है मतलब शाम का टाइम है, तो मेरा अगर मैं अपनी बात करूं शेडो सन मेरे पीछे है तो मेरा शेडो जो है ईस्टर्न साइड पे ही गिरना था। अब यहाँ पे क्या पूछा गया था कि आपके पास मनीषा का शेडो जो है एग्जैक्टली ऑन द लेफ्ट ऑन माधुरी, माधुरी के एग्जैक्टली लेफ्ट में। ठीक है, माधुरी के एग्जैक्टली लेफ्ट में किसका शेडो है? मनीषा का। ठीक है, किसका? ठीक है, माधुरी के एग्जैक्टली लेफ्ट में। ठीक है, माधुरी के एग्जैक्टली लेफ्ट में आपके पास किसका लेफ्ट है? यहां पे मनीषा का। इफ द मनीषा's शेडो वाज एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ माधुरी, माधुरी के एग्जैक्टली लेफ्ट में। ठीक है, माधुरी के एग्जैक्टली लेफ्ट में। अब देखो आपके पास शेडो जो था, अब शेडो जो था वो इस तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, शेडो जो है इस तरफ गिर रहा है, ये तो हमें पता है। माधुरी के एग्जैक्टली लेफ्ट में, अगर मान लो कि मैं हूं तो मेरे इस तरफ सूरज है तो मेरे लेफ्ट इस तरफ होगा, मेरे लेफ्ट में किसी का शेडो गिर रहा है। तो माधुरी के लेफ्ट में किसका शेडो गिर रहा है? मनीषा का। इसका शेडो तो इसी तरफ गिरेगा ना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बताना था कि इसका शेडो तो मतलब एक दूसरे को फेस करके खड़ी थी, तो माधुरी नीचे देख रही है, मनीषा ऊपर देख रही है। ठीक है, तभी तो एक दूसरे का शेडो जो था माधुरी के एग्जैक्टली लेफ्ट में मनीषा का शेडो गिरा। अब यहाँ पे पूछा गया था विच डायरेक्शन वाज मनीषा फेसिंग। अब देखिए माधुरी साउथ देख रही है, मनीषा नॉर्थ फेस कर रही है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। आंसर इज ए ऑप्शन यहां पे दिया गया है। तो होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में विनोद इज द ब्रदर ऑफ भास्कर। विनोद इज द ब्रदर ऑफ भास्कर। ये किसका भाई है? भास्कर का। ठीक है जी, आगे आपके पास यहां पे क्या बोला गया है? मनोहर इज द सिस्टर ऑफ विनोद। ठीक है, अब यहां पे देखिए नाम, देखिए नाम से धोखा मत खाइएगा। मनोहर इज द सिस्टर। अब आपको पता है मनोहर क्या है? सिस्टर है। नेगेटिव साइन हमने लगा दिया, यहां पॉजिटिव साइन लगा दिया। ठीक है, मनोहर इज द सिस्टर ऑफ विनोद। बिस्वल इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम। ठीक है, प्रीतम अभी मेरे पास है नहीं, पर आगे देखते हैं। एंड प्रीतम इज द डॉटर ऑफ भास्कर। प्रीतम इज द डॉटर ऑफ भास्कर। डॉटर है तो नेगेटिव साइन। ठीक है, देखिए प्रीतम इज द डॉटर ऑफ भास्कर, तो लड़की है किसकी? अब उससे पीछे मैं इसको कनेक्ट कर पाऊंगा। बिस्वल इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम।
बिस्वल इज द ब्रदर, तो बिस्वल इज द ब्रदर, लो जी ब्रदर आ गया तो भाई आ गया। बिस्वल इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम एंड प्रीतम इज द डॉटर ऑफ भास्कर। ये सारा का सारा डायग्राम आपका बन गया। अब पूछा है हु इज द अंकल ऑफ बिस्वल, बिस्वल का अंकल जो है कौन लगता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए बच्चों ये बिस्वल है, ये उसकी सिस्टर है, अब ये उसके पेरेंट ही होंगे, ठीक है। अंकल कौन होता है, मामा या फिर चाचा। तो इसका अंकल जो यहाँ पे लगा वो कौन लगा, विनोद लगा। अंकल जो लगा वो कौन लगा, विनोद यहाँ पे लगा। तो आंसर क्या बनेगा जी, विनोद यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर, आपको लॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे इस क्वेश्चन को अरेंज करना है। तो एक बार चेक करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके पास है बुक्स, वर्ड्स, लेटर, सेंटेंस, चैप्टर एंड पेजेस। तो सबसे पहले आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे क्या है, वो है लेटर्स। मतलब कि मैं यहाँ पे इनका नंबर डाल देता हूँ 3। सबसे पहले क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। 3 के बाद लेटर की कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, वर्ड्स, 2 आएगा, ठीक है। अब वर्ड्स की कॉम्बिनेशन के बाद आपके पास क्या बनते हैं, सेंटेंसेस, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखते भी चलिए, कोई ऑप्शन कर तो नहीं रहा है। 3 2 4, 3 2 6, 3 2 5, 3 2 4, 3 2 4, अभी तक सही चल रहा है, आगे आपको पता चल जाएगा। अब सेंटेंस के बाद सेंटेंस की कंपाइलेशन से क्या बनते हैं, पेजेस बनते हैं। सेंटेंस की कंपाइलेशन से क्या बन जाएगा, पेजेस बन जाएगा। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ठीक है। आगे एक बार पूरा कर लीजिए। 6 के बाद फिर आपके पास पेजेस की कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, चैप्टर बन जाते हैं, और चैप्टर की कॉम्बिनेशन से क्या बन जाते हैं, बुक्स आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं। तो आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। आंसर इज डी ऑप्शन, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। होपफुली बात आपको क्लियर है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप लोगों को सेम लॉजिक यहाँ पे जो है लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आंसर रहेगा, मिलीनियम, डायमंड, सिल्वर, सेंचुरी या फिर गोल्डन। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसके बारे में पता है, देन ही आप लोग यहाँ पे आंसर जो है कर पाएंगे। देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा सिल्वर जुबली। सबसे पहले क्या आती है, सिल्वर जुबली, ठीक है। तो नंबर 3 सिल्वर के बाद हम बात यहाँ पर, अगर सिल्वर आती है सबसे पहले तो बाकी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। देख लो सी ऑप्शन तो अपने आप में ही आ गया। सबसे पहले सिल्वर जुबली बनाई जाती है। सिल्वर जुबली में आपके पास में क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया, तो बाकी तो अपने आप में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिल्वर का मतलब होता है 25, ठीक है। सिल्वर का मतलब आपके पास में क्या होता है, 25। और 25 के बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास आएगा गोल्डन। गोल्डन का मतलब होता है 50। गोल्डन का मतलब क्या होता है आपके पास 50। और 50 के बाद आएगा डायमंड। डायमंड का मतलब होता है आपके पास 75। और 75 के बाद आप क्या लगाते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 साल। सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। और मिलीनियम का मतलब होता है 1000 साल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे जो है आंसर आएगा सी ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, आप लोगों को अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर। अब आप लोगों को यहाँ पे जो जितने भी वर्ड्स हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट करने हैं। डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पे इन क्वेश्चन को सेट करना है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली जैसे ही आप लोग देखते हैं, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई एंड एफ आपके पास यहाँ पे आता है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास आई, एफ, आई, टी, आई, टी, आई, टी। अब एक सिंपल सी बात है गाइज, आप लोगों को यहाँ पे पता है कि सबसे पहले आई एन से तो फैसला होने से रहा, क्योंकि सभी में कॉमन है। थर्ड अल्फाबेट से ही फैसला होना था। तो थर्ड अल्फाबेट सबसे पहले क्या लिखा है, एफ। एफ का वैल्यू होता है 6, टी का वैल्यू होता है 20, मतलब यहाँ पे फैसला नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले नंबर जो आएगा वो आएगा 1। तो 1 आएगा तो ये ऑप्शन कैंसिल, एंड कैंसिल, कैंसिल। आंसर डायरेक्टली आपके पास आ गया। चाहे तो आप लोग चेक करके देख लीजिए, आंसर बिल्कुल सही बनेगा। फिर आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन। आप लोग इसी तरीके से अपना टाइम यहाँ पे बचाएंगे। यही एक स्मार्ट वर्क आप लोगों को यहाँ पे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूँ, 10 भी इसी के ऊपर बेस्ड है। 10 में आप लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, PREP।
PREP PREP PREP, यहां तक तो ठीक है। अब यहां पे क्या है, अगला अल्फाबेट O, यहां पे A, यहां पे O। अब देखो सबसे पहले आपको पता है कि A सबसे पहले आएगा, तो थर्ड नंबर जो है सबसे पहले आना था, ठीक है। अगर नहीं, थर्ड नहीं, यहाँ पे ये सेकंड में है O, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आएगा A, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, फिर आपके पास A आएगा, ठीक है। A में आएगा सबसे पहले आपके पास 2 नंबर, तो 2 नंबर में सबसे पहले यही लिखा है, बाकी तो सारे अपने आप में ही कैंसिल है। सबसे पहले क्या आना था, 2। अगर 2 सबसे पहले आना था तो ये A ऑप्शन अपने आप में आंसर बन जाएगा, क्योंकि और कहीं पे भी ऐसी अरेंजमेंट गिवन ही नहीं है। तो होपफुली बात आपको यहीं पे क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये पूछा इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। अब ये नहीं बताना कि कौन सा बन सकता है, ये पूछा कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है इस गिवन वर्ड में। ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेशन, ग्रांट, रिकॉग्नाइज या स्टैंड में, आप लोग ध्यान से देखिए, रिकॉग्नाइज में जो अल्फाबेट है वो कौन सा अल्फाबेट जो है एक्स्ट्रा है, वो है C। तो C अल्फाबेट क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो नहीं बन पाएगा, बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या है आपके पास बन सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, रिकॉग्नाइज। होपफुली बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है, अगले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं क्या है आपके पास। यहाँ पे डिपार्टमेंट है, आप एंटर है, परमिट है, और आपके पास टेम्पर है, या फिर अगला वर्ड है आपके पास D ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे नहीं बनेगा। एंटर, ENTER, ठीक है। अब आपके पास एंटर बन जाएगा। अब मैं यहाँ परमिट की बात करता हूँ, P, ठीक है, ERM, पर परमिट में I अल्फाबेट जो है एक न्यू अल्फाबेट है, I तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया आपके पास, B ऑप्शन। आंसर क्या बन गया आपके पास, B ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास वर्ड है, इसमें से चेक करना है कौन सा एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट है। तो लोकेशन, लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए LOCATIO और N, ये तो बन गया जी। ट्यूशन भी बन रहा है। अगर मैं बात करता हूं आपके पास टैलेंट की, मैं बात करता हूं तो टैलेंट में E अल्फाबेट न्यू है, टैलेंट में E है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं E नहीं आएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, C ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, C ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में आपके पास एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि हर बारी आपके पास पेपर में पूछा जाता है। अब इक्वेशन है 90 + 18 - 6 × 30 / 4। अब देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ पे पहले तो मीनिंग चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा, प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस का मीनिंग क्या है, डिवाइड, ठीक है। आगे क्या है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस 30, और आगे है आपके पास यहाँ पे लास्ट में डिवाइड मीन्स माइनस। अब आपको यहाँ पे हर बारी हम बताते हैं कि बोर्ड मास यहाँ पे लगेगा, ठीक। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड अगर आप लोग करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब डायरेक्टली से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 + 30 - 4। 30 + 30 = 60 - 4 = 56। 56 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 56 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी सेम ही है। आप लोगों को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था। अब आपके पास यहाँ पे स्टिल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे गिवन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 + 8 /
8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सोल्व करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे बड़ी अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन में, वो आप लोग देखिए कि इसमें भी स्टिल चेंज करना पड़ेगा। प्लस की जगह पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई 9 8। डिवाइड की जगह पे क्या आएगा, डिवाइड की जगह पे आएगा प्लस 8। और माइनस की अगर जगह की हम बात करते हैं, माइनस का मीनिंग आपके पास यहाँ पे माइनस का मीनिंग है डिवाइड, ठीक है। और मल्टीप्लाई की प्लेस के ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, -9। और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड मास लगाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 2, फिर प्लस यहाँ पे ऐड कर लेंगे आप लोग, कितना बचेगा आपके पास 72, कितना 72 आपके पास आ गया है। और आपके पास यहाँ से 9 आ गया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए इक्वेशन क्या बनी, 72 प्लस 2 74 माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 74 माइनस ऑफ 9 अगर आप कर देंगे तो 65 आपका आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बनेगा, 65 आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा। आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक भी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 9। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। An article was sold at a profit of 12% if the cost price would be 10% less। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ CPS 100 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12% ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। 12% ਮਹਿੰਗਾ ਮੀਨਸ 100 ਦਾ 12% 12 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ SP ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, 112 ਆ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੀ SP ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 112 ਆ ਗਈ। CP ਤੁਹਾਡੀ 100% ਹੈ, SP ਤੁਹਾਡੀ 112 ਹੋਗੀ। 100 ਦਾ 12% 12 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ if he would have if the cost price would be 10% less। ਜੇ cost price ਆਪਣੀ 10% less ਹੈ ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ CP 90% ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ CP 90% ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੁੱਡ ਬੀ 5.75 ਰੁਪੀਜ਼ ਮੋਰ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। देयर वुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 90 ਦਾ 30% ਕਰਿਆ, 90 ਦਾ 30% ਕਰਿਆ ਤਾਂ 27 ਆਇਆ, ठीक है। 90 ਚ 27 ਜੋੜਤੇ ਤਾਂ 117% ਆ ਗਿਆ। 90 ਚ 27 ਜੋੜਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 117% ਆ ਗਿਆ। 90 ਚ ਜੇ ਮੈਂ 27 ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ 117% ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਐਸਪੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 5% ਹੈ। ਸੋ 5% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, 5.75 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ 1% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 15, ठीक है जी। 100% कितना आ गया जी, 115 आ गया। 100% कितना आ गया, 115 आ गया। मेरी गल सुनो, 100% की आ गई जी, कॉस्ट प्राइस आ गई। उन्हें अगे की पूछा, कहना कॉस्ट प्राइस तक पूछा होंदा तो मेरा आंसर कितना आंदा जी, 115 रुपए आंदा, ठीक है। पर उन्हें की पूछा, कहंदा then at what price it should be sold to make a profit of 20%। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ CP ਹੈ ਉਹ 115 ਆ ਗਈ। CP ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 115। ਜੇ CP ਮੇਰੀ 115 ਆ ਗਈ, ਐਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 115 ਦਾ 10% ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 11.5 ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 115 ਦਾ 10% 11.5 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈ 20% 23 ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, 115 ਚ 23 ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ 115 ਚ 23 ਜੋੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਤੀ ਜੀ, 138 ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆ 20% ਲਾ ਲਿਆ। ਆ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 20% ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 23 ਆਇਆ, ਯਾਨੀ 138 ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਚਤੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, C ਆਪਸ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सीगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जी। A started a business with 52,000 rupees, okay, and after 4 months B joined him with the capital of 39,000। at the end of the year, out of the total profit B received 20,000 out of the profit, total profit B received 20,000 including 25% of the profit as commission for managing the business। what amount did A receive? ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ B ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 25% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ 100% ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਮੇਰਾ 100% ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 25% ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ B ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ B ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਮੈਂ।
ਤਾਂ 75% ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, A ਤੇ B ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ A ਤੇ B ਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ A, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ B। A ਨੇ 52000 ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, 52000 ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। B ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, 39000 ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ 4 ਮੰਥ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਆਫਟਰ 4 ਮੰਥ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਆਫਟਰ 4 ਮੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਗਾਇਸ 3 0 ਨਾਲ 3 0 ਕੱਟ ਗਿਆ, 13 3 ਜਾ 13 4 ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 6 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 2:1 ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ। 2:1 ਚ ਆ 75% ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਦੇਖਿਓ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਆ 75% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਆ 3 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਆ 3 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 25% ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਰੇ 50% ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ 25% ਆ ਗਿਆ, ਕੌਮਾ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 25% ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹਨੇ 25% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, 20000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। B ਦਾ ਉਰੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ 25% ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ B ਦਾ ਉਰੇ ਵੀ 25% ਸੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ 25 ਟੋਟਲ B ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 50% ਹੋ ਗਏ। ਜੇ 50% 20000 ਹੈ ਤਾਂ A ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ 50% ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ 50% ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 20000 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 50% ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ 20000, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਆ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ B ਰਿਸੀਵਡ 20000 ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 25%। ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ 20000 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25% ਹੈ। ਇੱਕ ਟੋਟਲ B ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਕਿਓ ਗੱਲ। ਆ 25% ਆ, ਇੱਕ ਆ 25% ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ 20000 ਕਹੂੰਗਾ। 25 25 50 20000 ਆ, ਤੇ A ਵੀ ਕਿੰਨਾ 50% ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ A ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 20000 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ, 20000। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਪਲੀਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ what amount did A receive, 20000। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ A ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, 20000 ਕਰਿਆ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Sharad covers 2/3 of the certain distance at 4 km/h at the remaining at 5 km/h। total time ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। okay, T1 plus T2 is equal to total time। total time clear ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, right। time ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, distance upon time ਕੀ ਹੁੰਦਾ, distance upon speed। 1/3 of the distance, 2/3 ਪਹਿਲਾ 2/3 ਦਿੱਤਾ, 2/3 of the distance, 2/3 of the distance ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ। ਉਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ 1/3 ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ 1/3 of the distance ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, 1/3 of the distance ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5 km/h ਨਾਲ। 42 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, 42/60, 42/60। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆ 3 ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ 12 ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ 12। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ 15 ਆਪਣਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਐਲਸੀਐਮ ਉਰੇ 60 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਲਸੀਐਮ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 60 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 60 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 60। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 60 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, 5 ਤੇ 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 10D ਆ ਗਿਆ। ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ 4 ਤੇ 1 14, 4D ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 42/60 ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 60 ਨਾਲ 60 ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, 14D 42 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, 3 ਆ ਗਈ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ D ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। A man completed a certain journey by a car. He covered 30% of the distance at the speed of 20, 30% 40 remaining at the distance, and now find the average speed। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ average speed ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, average speed ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ total distance upon total time। So guys ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ total distance। ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, total distance upon total time, total distance upon total time। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਐਜ਼ ਅ 100%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 100%। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਹੋਊਗਾ T1, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ T2, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, T1 + T2 + T3। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, T1 ਕੀ ਹੋਊਗਾ, distance 1 upon distance upon speed 1।
डिस्टेंस वन है 100 ਦਾ 30% 30 ਹੁੰਦਾ 100 ਦਾ 30% ਕੀ ਹੁੰਦਾ 30 ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ 1 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਰੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ 1 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਟਾਈਮ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 3/2 3/2 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 3/2 ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਜੀ T2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ 60% 100 ਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 60 ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 40 ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ 3/2 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 3/2 ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3/2 ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ T3 ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ 3/2 ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 3/2 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਡੇਢ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡੇਢ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 1 ਹੈ ਤਾਂ 100/4 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 100/4 ਡੇਢ 1 100/4 ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ ਦ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਆਫ ਹਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 15 ਤੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ 8 15 17 ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ ਸੋ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 17 ਆ ਗਈ 8 15 ਤੇ 17 8 15 ਤੇ 17 ਆਪਣਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆ ਕੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਹੁੰਦਾ 22/7 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 22/7 ਇਨਟੂ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ 8 ਹੈ ਐਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 17 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 136 ਪਾਈ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 136 ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ a horse is tethered to one corner of a rectangular ਲਓ ਜੀ ਆ ਹੈ ਜੀ like this ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਰੇ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਇੱਥੇ ਬੰਨਤਾ ਮੰਨ ਲਓ like this ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ 40 ਮੀਟਰ ਹੈ 40 ਮੀਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ 24 ਮੀਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 14 ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 14 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 14 ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 14 ਹੈ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੜੋ ਇਹ ਹਾਰਸ ਇਜ਼ ਟੈਥਰਡ ਟੂ ਦਾ ਵਨ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਗ੍ਰਾਸੀ field 40 meter 24 meter with the rope 40 meter over how much area of the field can be grass कितना grass ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ this part this is the 1/4 of the circle this is the 1/4 ਠੀਕ ਹੈ this is the ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ this is the 1/4 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ this is the 1/4 of the area of circle ठीक है जी pi r square ठीक है so guys मैं की करूंगा 1/4 into pi ठीक है जी मेरा रेडियस कितना होगा 14 into 14 होगा दिस इज माय रेडियस ठीक है जी ਇਹ ਚ ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 2 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਗੇਨ 2 ਆ ਗਿਆ ਅਗੇਨ 11 ਆ ਗਿਆ ਸੋ 11 into 14 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 154 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ 154 meter square clear है जी कितना आंसर आ जाएगा जी 154 meter square next everybody the ratio of the ages of a man and his wife एक पासे man है जी अपने कोल एक पासे wife है ठीक है जी 4:3 है 4:3 है ठीक है जी 4:3 है this is the present age 4:3 ठीक है दिस इज द प्रेजेंट एज ठीक है दिस इज द आफ्टर 4 ईयर द रेशियो बिकम 9:7 9:7 9:7 की है दी अपने कोल आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद दी उम्र 4 साल बाद दी उम्र की है 4:7 आ प्रेजेंट एज आ 4:7 आ मैन है आ वाइफ है ठीक है
ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਈਫ ਹੈ, 4:7 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, 9:7 ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲ ਗੈਪ ਉਰੇ 4 ਹੈ, ਉਰੇ 5 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਗੈਪ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਗੈਪ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਤੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 4 ਤੇ 3 ਦਾ 1 ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ, into 1। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, मैन ते वाइफ की जो आप गल करिए कितना आया जी 8 आया, उरे कितना आया जी 6 आया, ठीक है जी। उरे कितना आया 9 आया, उरे कितना आया 7 आया। सो गाइज 1 पार्ट इज इक्वल टू 4, जे एक हिस्सा 4 है तो 4 नूं इहदे नाल कराया जी 8 नाल, तो 32 ਤਾਂ मैन की प्रेजेंटेज है। वर्टिकल गैप सेम थोनू पता ना, इन्हां दा डिफरेंस इनू देता, इन्हां दा डिफरेंस इनू देता। उस तो बाद की हो गया 8 ਤੇ 6 हो गया, 9 ਤੇ 7 होया। वर्टिकल गैप इनू कहते हैं एवरीबडी 6 ਤੇ 7 ਦਾ 1, 8 ਤੇ 9 ਦਾ 1, एक हिस्सा जे 4 है, 4 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 32, 4 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕੀਤਾ जी 24 आ गया। सो गाइज ये की आ गई जी अपनी प्रेजेंट एज आ गई, ये की आ गई जी अपनी प्रेजेंट एज। पहला तो मैंने उरे तक दसो जी, क्लीयर होया थोनू, ये प्रेजेंट एज आ गई, तो मैंने इरेज करूंगा, मैंने स्पेस चाहिए जी, ठीक है। सो गाइज ये अपनी की आ गई प्रेजेंट एज आ गई हस्बैंड ते वाइफ दी। हस्बैंड हैगा जी 32, वाइफ ओदी हैगी 24 साल दी, ठीक है। हुण की पूछ रहा, कहना हाउ मेनी ईयर्स अगो दे गॉट मैरिड, किन्ने साल पहला उन्हां दा विआह होया सी, किन्ने साल पहला उन्हां दा विआह होया सी, आपां ने वो कढना ते उन्हां दे विआह दी रेशो दे रखी है जी, किन्नी दे रखी है 5:3। ओके सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਸ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਜੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, नो। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਧਰ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲੋਂ 8 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ 32 ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਈਫ 24 ਦੀ ਆਈ, इत्थों ये क्लीयर हो गया कि हस्बैंड अपनी वाइफ तो 8 साल बड़ा है। तो जी आपां नूं मैरिज टाइम की रेशो है उहदे च 2 का फर्क है। तो जदों मैरिज हुई होगी, ये तो प्रेजेंट की रेशो आ, जदों मैरिज हुई होगी उदों भी तो हस्बैंड अपनी घर वाली तो अपनी वाइफ तो 8 साल बड़ा होगा। इट मीन जे इन्हां दे रेशो वाइज गैप 2 है तो ईयर वाइज गैप किन्ने दा, रेशो का गैप, आ रेशो का गैप 2 है, आ रेशो का गैप 2 है। उम्र का गैप तो ब्याह वेले भी 8 साल का ही होगा ना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 2 ਹਿੱਸੇ 8 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, 4 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ 12 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈਫ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ 12 ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਦੇ ਗॉट ਮੈਰਿਡ। ਬਾਈ 32 ਤੇ 24 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20 ਤੇ 12 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਈਅਰਸ ਅਗੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। A businessman sold 2/3 of his stock at the gain of 20%। 20% ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2/3 ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 14% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 1/3 ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ 1/3 ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 14% ਹੈ। 2/3 ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ 2/3 ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 20% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ठीक है। मैंने एक गल का जवाब दिओ, एलीगेशन नाल करवा रहे हैं जी ये, प्लीज़ ध्यान नाल करो। 20% 2/3 है, 14% 1/3 है, ये 3 ਨਾਲ 3 कट गया रेशो। हुण मैंने दसो व्हाट वुड बी द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द गेन। तुसीं ऑप्शन चो पुट करो जी, सिंपल साफ पता लग रहा जी। मैं 18 पुट करदा जी, मेरा टारगेट है 2 रेशो बनाना। मैं ऑप्शन चो 18 पुट कर रहा, प्लीज़ ध्यान नाल देखियो। मैंने ऑप्शन चो 18 पुट किया जी उरे। सो गाइज मैं उरे 18% पुट कर रहा जी ऑप्शन चो ओवरऑल, ठीक है जी। 14 चो 18 गए कितना आया जी -4 आया, ठीक है जी। 18 चो 20 गए कितना आया जी 2 आया जी। क्लीयर है जी। ये चीज़ -2 माइनस नाल माइनस कट जाता होंगे। जो -4 ते -2 ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2:1 बन रही है। यस
ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2:1 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 18% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇਨ ਏ ਫਰੂਟ ਸ਼ਾਪ 9 oranges, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਓਕੇ, in a fruit shop 9 oranges cost as much as 5 apples, 5 apple cost as much as 3 mangoes, 4 mangoes cost as much as 9 lemons। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। 3 lemon ਦੀ cost ਕਿੰਨੀ ਆ 40 ਪੈਸਾ ਤੇ what is the cost price of the orange। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ 3 ਔਰ ਲੈਮਨ ਦੀ cost ਹੈ 40 ਪੈਸਾ ਹਨਾ, 40 ਪੈਸਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੁਪੀਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਨਾ। ਜੇ 40 ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਪੀਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 4 ਮੈਂਗੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 9 ਲੈਮਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। 4 ਮੈਂਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ 4 ਮੈਂਗੋ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। 4 ਮੈਂਗੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ, 9 ਲੈਮਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਮਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ 48 ਪੈਸਾ ਬਾਈ 3, 48 ਪੈਸਾ ਕਾਸਟ ਆਫ 9 ਲੈਮਨਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂਗੋਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਮਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ 4.80 ਰੁਪੀਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਕੀਤਾ, ਇਨਟੂ 9 ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਮਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਨਾ ਉਰੋਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੈਮਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 9 ਦੀ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੈਮਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 9 ਦੀ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 14.40 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ। ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ? 9 ਲੈਮਨਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 4 ਮੈਂਗੋ ਦੇ। ਕਾਸਟ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 4 ਮੈਂਗੋਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 9 ਲੈਮਨ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। 5 ਐਪਲ ਕਾਸਟ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ 3 ਮੈਂਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਉਰੇ, ਕਾਸਟ ਆਫ 1 ਮੈਂਗੋ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕਾਸਟ ਆਫ 1 ਮੈਂਗੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਕਾਸਟ ਆਫ 1 ਮੈਂਗੋ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4 ਨਾਲ। ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 3.60। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, 3.60 ਕਾਸਟ ਆਫ 1 ਮੈਂਗੋ। ਕਾਸਟ ਆਫ 1 ਮੈਂਗੋ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮੈਂਗੋ ਹੈ, ਨਹੀਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ 3.60, 4 ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਸਟ ਆਫ 1 ਮੈਂਗੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3.60 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਸਟ ਆਫ 5 ਐਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ 3 ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ 5 ਐਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ, 5 ਐਪਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਆਫ 3 ਮੈਂਗੋਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। 3 ਮੈਂਗੋਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਸਟ ਆਫ 3 ਮੈਂਗੋਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 3.60 into 3 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 10.80 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਐਪਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 9 ਔਰੇਂਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਐਪਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, 9 ਔਰੇਂਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨ 9 ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 9 ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 10.80। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, 10.80 9 ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10.80 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 9 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1.20 rupees, or you can say 12 paisa, or you can say 12 paise। clear है जी, or you can say 12 paise। clear है जी ये चीज? yes everybody done। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। 2 men and 7 children complete a certain piece of work in 4 days। 2 men and 7 children complete a certain piece of work in 4 days। 2 men plus 7 children किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 4 days में। ठीक है जी ये चीज। आगे 4 men ते 4 children, 4 men plus 4 children किन्ने दिन च कर देने दी 3 days only। किन्ने दिन च कर देने जी 3 days। राइट एवरीबॉडी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 day, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 8 men plus 14 children। ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ 12 men
plus 12 children is equal to 1 day. क्लियर है जी ये चीज। 1 डे हो गया तो मैं इतने बोल सकता जी 8 men plus 14 children is equal to, क्योंकि 1 डे इक्वल हो गया ना, 12 men plus 12 children। क्लियर है जी ये चीज। सो गाइज हुण की करांगे जी 4 men is equal to 4 men, इथे 28 आऊगा जी, इथे 28 आऊगा जी, प्लीज करेक्ट करियो। 28 चिल्ड्रन आउणगे जी उरे, उरे भी 28 चिल्ड्रन ही आएंगे, 28 चिल्ड्रन, ठीक है जी, राइट एवरीबॉडी। सो 4 आ गया जी, उरे 12 आ गए, कितने आ गए जी 16 चिल्ड्रन आ गए जी। 1 man is equal to 4 children। 1 man is equal to 4 children। 1 man is equal to 4 children। सो गाइज 1 man 4 children ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕੁਛ ਉਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਆ ਦੇਖੋ 1 man 4 children ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ 4 children ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 man ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 4 men plus 1 man, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। 1 man 4 children है तो 4 children के पीछे 1 man है तो कितना हो गया जी 3 days कर देने जी ये काम। सो गाइज उन्हें की आप फॉर्मूला लावांगे m1 d1 m2 d2, m1 d1 m2 d2। क्लियर है जी। जे 5 men 3 दिन कर देने तो 1 man किन्ने दिन करूगा, तो 1 man किन्ने दिन करूगा, तो वह भी 15 दिन ही करूगा ना ये सारा काम। तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 15 days। सो गाइज आंसर कितना आ गया जी 15 days। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन 2 आइटम्स, ठीक है जी। 100% चो गोपाल ने 60% स्पेंड करता जी, ठीक है जी। तो कितना रह गया 40% रह गया, बिल्कुल रह गया जी 40%। अगे कहता 50% द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स एंड ट्रांसपोर्ट। 50% ऑफ द रिमेनिंग यानी कि एदा 40 अपने आप च रिमेनिंग है, एदा 50% यानी कि 20% उरे आ गया, ठीक है जी। 20% उन्हें कीते लाता क्लोथ्स ते ट्रांसपोर्ट ते लाता, क्लोथ्स एज वेल एज ट्रांसपोर्ट, क्लोथ्स एज वेल एज ट्रांसपोर्ट ते लाता जी। 20% उहदे कोल की होगी जी सेविंग होगी, 20% उहदे कोल की होगी जी सेविंग होगी, 20% उहदे कोल की होगी सेविंग होगी। 100 चो 60% उन्हें इधर लाता, 40% आ सी, 40% का 50% मीनस अद्धा, 40 का 50% मीनस अद्धा, यानी उन्हें इतने लाता 20% आ गया, ठीक है जी। 20% उसकी सेविंग होगी। ध्यान नाल पढ़ियो 50% ऑफ द रिमेनिंग और क्लोथ्स एंड ट्रांसपोर्ट, यानी जिहड़ा आ 40 है उहदा अगों 50% कीता तो 20 आ गया, 20% सेविंग होगी। इफ द एनुअल सेविंग इन्नी, एनुअल सेविंग 9600 है, तो बई मंथली सेविंग कितनी होगी जी, मंथली सेविंग कितनी होगी जी 1200 होगी। 9600 बटा 12 यानी सॉरी मंथली सेविंग 800 रुपया होगी, 9600 बटा 12 मीनस 800, ठीक है। हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, सेविंग अपने कोल 20% है तो 20% जे अपने कोल सेविंग है तो 800 रुपया अपने कोल सेविंग है मंथली। तो मैंने ये दसो ने लास्ट च की पूछा, कहता हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन क्लोथ्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो 20% उन्हें क्लोथ्स से ट्रांसपोर्ट से लाया तो 20% उन्हें क्लोथ्स से ट्रांसपोर्ट से लाया। इट मीन जे ओ वाला 20% 800 है तो ए वाला 20% भी 800 है, जे ओ वाला 20% 800 है तो ए वाला 20% भी की है 800 है। क्लियर है जी। सो गाइस आंसर कितना है जी 800 आया। नेक्स्ट, a certain sum invested 4% per annum compounded half yearly। compounded half yearly ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ compounded by every 6 month। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 6 month, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਸੈਮੀ ਐਨੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਹੁੰਦਾ। टाइम डबल हो जाता है तो रेट की हो जाता है जी अपना हाफ हो जाता है। तो रेट की हो जाता है हाफ टाइम डबल। टाइम डबल का मतलब ये थोड़ी ना कि 1 साल के 2 साल बना देंगे आप। 1 साल के अंदर छमाही कितनी बार आती है जी 2 बार आती है। 2 सालों के अंदर 6-6 महीने कितनी बार आते हैं जी 4 बार आते हैं। तो आप कह देंगे 2 का डबल करके 4 आ गया, ठीक है जी। सो हुण अपने कोल इनू मैं करन दा बहुत ही थोनू इंटरस्टिंग वे दसदा कदे भी कंपाउंड इंटरस्ट का
ठीक है जी, ध्यान नाल देखियो, ठीक है जी, ये चीज़ नूं ध्यान नाल देखियो जी। रेट हो गया अपना हाफ यानी कि 2% हो गया, रेट कितना हो गया हाफ यानी कि 2%। कि मैं 2% नूं 1/50 लिख सकदा, लिख सकदा 2% नूं 1/50। ये 50 का प्रिंसीपल ले लो जी, उरे 50 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि टाइम अपने कोल 2 हो गया, टाइम अपने कोल की हो जाऊगा, टाइम हो गया 2 ईयर हो गया, टाइम अपने कोल 2 ईयर हो गया, रेट अपने कोल हाफ होके कितना आ गया जी 2% आ गया। 50 का स्क्वायर किया 2500 आ गया। पहला तो ये दसो प्रिंसीपल 2500 आ गया कि नहीं आया, प्रिंसीपल कितना आ गया जी 2500, पहला तो ये दसो ये क्लीयर है कि नहीं। हुण 2500 के उत्ते आपने 2% लाया, 50 आया, मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, 50 आया कि नहीं आया, इनटू आप 2 कर लें। प्रिंसीपल मेरा अज्यूम्ड प्रिंसीपल कितना हो गया 2500 हो गया, 2500 के उपर आपने कितना लाया, 2500 के उपर आपने कितना लाया 1/50 लाया, तो 50 आ गया, इनू आप 2 नाल गुणा करते हुंदे तो 100 आ गया जी। हुण 50 के उत्ते 1/50 लावांगे, 50 के उत्ते 1/50 लावांगे तो 1 आया, 1 नूं आपां 2 साल की ट्रिक हुंदी है ना, इनटू 2 इनटू 1, तो बई उरे कितना आ गया जी 1 आ गया। ये 101 की आ गया मेरा कंपाउंड इंटरस्ट आ गया, पर उन्हें एक वर्ड यूज किया होया अमाउंट, उन्हें एक वर्ड यूज किया हुआ अमाउंट ₹2। अमाउंट, अमाउंट की होंदी है जी प्रिंसीपल ते कंपाउंड इंटरस्ट का जोड़, प्रिंसीपल ते कंपाउंड इंटरस्ट का जोड़, दोहां का टोटल। ठीक है जी, करो जी 2601 आ गया। इट मीन वो कहता साडी अमाउंट जिहड़ी हैगी है 2601 आ गई। प्लीज ध्यान नाल सुनो, जिहड़ी अमाउंट है वो दे रखी है जी आपां नूं 2601, 2601 किहदे बराबर है जी 7803। एक हिस्सा किहदे बराबर हो गया जी, तुसीं आप दसो किहदे ते जा रहे है जी, ये 3 ते जाऊगा, एक हिस्सा 3 दे बराबर आ गया। तो बई प्रिंसीपल किन्ने ने जी अपने कोल 2500 हिस्से ने, तो अपने कोल प्रिंसीपल कितना आ गया जी 7500 रुपीज़, 7500 रुपीज़ प्रिंसीपल कितना आ गया जी 7500 रुपीज़, प्रिंसीपल कितना आ गया जी 7500 रुपीज़। ओके, ए इज़ अ वर्किंग पार्टनर, बी इज़ अ स्लिपिंग पार्टनर। अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा पिछले क्वेश्चन च दसदा, इत्थे आपने देखो प्रिंसीपल 2500 लिया, यानी कि मैंने 50 का की लिता स्क्वायर करया, 50 का की किया स्क्वायर करया। जे मान लो टाइम हुंदा 3 साल तो मैं क्यूब करदा, जेड़ा डिनोमीनेटर हुंदा ना उहदा स्क्वायर तां करया क्योंकि टाइम 2 साल सी, 50 का स्क्वायर 2500, जे उरे क्यूब हुंदा तो मैं क्यूब करदा। ठीक है जी, ये चीज़ मैं थोड़ा दसनी भुल गया सी, तां मैं बैक आया। चलो जी, ए इज़ अ वर्किंग पार्टनर, बी इज़ अ स्लिपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। ए पुट 5000, ठीक है जी, बी पुट 6000, ठीक है, ये तो सौखा ही है, तुम कर लोगे जी। चलो आप करते हैं, वैसे 880 अपना टोटल प्रॉफिट है, यदा पहला आप 15% करते हैं जी। देखो 10% 88 आया जी, 10% 88 आया, जो 10% 88 आया तो 5% 44, मतलब कि हाफ हो जाऊगा जी, तो कितना हो गया जी 132 आप ये घटाने, 132 तक कौन लै गया जी 15% ऑफ द प्रॉफिट ए लै जाऊगा, 132 तो ए दे पासे आ गई। चलो जी 10 चो 2 कड्डे 8 कड्डे जी, 8 आ गए, 7 तो 3 कड्डे 4 आ गए, उरे कितना आ गया 8 आ गया जी। ए क्लीयर है जी, सारे नू क्लीयर है जी। ये सॉरी 7 आ गया जी, उरे 1 भी तो माइनस होया ना, तो 748 रुपया जिहड़ा हैगा दोनों दे विच डिवाइड होगा, ए ते बी दी रेशियो च होगा, जिवें कि आपां ने पहला भी क्वेश्चन करिया सी। उरे लिखदे आ ए ते बी, इहने 5000 करिया जी, इहने कितना करिया जी 6000 करिया। क्लीयर है, इहने 5000 करिया, इहने 6000 करिया। ठीक है जी, 3 0 3 0 5 रेशियो 6 आ गए, यानी 11 हिस्से जिहड़े हैगे ने, जिहड़े 11 हिस्से जिहड़े हैगे ने वो किहदे बराबर ने 748 दे बराबर हैगा जी। पहला तो ये दसो 11 हिस्से किहदे बराबर ने 748 दे बराबर ने। ठीक है जी, सो गाइज एक चीज़ का जवाब दिओ, क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना सी जी। सो एक हिस्सा कढ़ते हैं, पहला किते गया 6 ते गया 8 ते आ गया जी, एक हिस्सा इन्ना आ गया, तुसीं देखो पहला 6 ते गया 66 आ गया, फिर 8 आ गया 88, यानी 8 ते गया। हुण इहनूं आपां इहदे नाल मल्टीप्लाई करते हैं जी, कितना आ जाऊगा जी 340 तो ए दा आ गया जी। ठीक है, 340 ए दा आ गया, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 48 4 ਹਸਲਾ 36 408 ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, बट ये बी का आया, ये तो कला बी का आया, ये तो कला किहदा आया जी बी का आया, पर उन्हें कहा सी कि ए ने मैनेज करने लई भी तो 132 रुपए लिते सी। उन्होंने पूछा कि जी किहदा शेयर पूछा, द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय ए। सो गाइज एक तो ए का हिस्सा आ गया जी, एक तो ए का हिस्सा 132 आ गया, एक तो ए का हिस्सा 132 आ गया जी,
ਇੱਕ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 340 ਹੁਣ 340 ਚ ਆਪਾਂ 132 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 472 ਰੁਪਏ A ਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ 472 ਰੁਪਏ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਏ A ਦੇ ਆ ਗਏ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ okay two pipes A and B can fill a water tank in 20 and 24 minutes separately and a third pipe can empty it in 3 gallons per minute if all the pipes are working together ठीक है जी so guys A ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਆ B ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ 24 ਲੈਂਦੀ ਹੈ C ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ C ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟ ਪਾਈਪ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ C ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟ ਪਾਈਪ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 20 24 15 ਦਾ LCM ਆ ਗਿਆ ਜੀ 120 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 120 ਲੀਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲੱਸ 6 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 120 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 24 ਪਲੱਸ 5 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ 120 ਬਟਾ 15 ਯਾਨੀ 8 ਲੀਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਟੈਪਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੇ ਕਰਵਾਇਆ 8 ਲੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਪਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਸਟੇ ਕਰਵਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਪਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 11 ਆਇਆ ਤੇ 8 ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਇਟ ਮੀਨ देयरफॉर C ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਚ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਮਪਟੀ ਕਰਤਾ 11 ਆਇਆ 8 ਸਟੇ ਹੋਇਆ 3 ਲੀਟਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਐਮਪਟੀ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ 3 ਲੀਟਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਐਮਪਟੀ ਕਰਤਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਹੋ ਗਿਆ A plus B plus C ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 15 ਆ ਗਿਆ ਜੀ A ਕਲੀਅਰ ਹੈ 120 120 ਬਟਾ 20 6 ਲੀਟਰ 120 ਬਟਾ 4 5 ਲੀਟਰ 120 ਬਟਾ 15 8 ਲੀਟਰ ਸਟੇ ਹੋਇਆ C ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ 3 ਲੀਟਰ ਐਮਪਟੀ ਕਰਤਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ C ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 120 ਬਟਾ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਟੈਂਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਚ 120 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਟੀ ਪਾਈਪ ਹੈ C ਉਹ 3 ਗੈਲਨ ਪਰ ਮਿੰਟ ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਬਈ ਉਹ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 × 140 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ 3 × ਕੱਲਾ 40 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ 120 ਗੈਲਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ 120 ਗੈਲਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 120 ਗੈਲਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ in a stream running at 2 km per hour एक मिनट जी हाँ in a stream running at 2 km per hour a motorboat goes 10 km upstream and back to the starting point T1 plus T2 is equal to total time ठीक है ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸੌਰੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ 55 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਯਾਨੀ 55 ਬਟਾ 60 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 11 ਬਟਾ 12 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ B plus W ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤਾਂ B plus 2 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ B minus 2 ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 2 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ 2 ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਆਵਰਸ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਆਵਰਸ 'ਚ ਤਾਂ 55/60 ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 11/12 ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸੋ ਗਾਇਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 12 ਕੀ ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੀ ਆਡ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੀ ਆਡ ਬਣੂਗਾ ਸੋ 21 ਤੇ 22 ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ 21 ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸੌਰੀ 25 ਤੇ 21 25 ਤੇ 21 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਡ ਬਣੂਗਾ 26 ਤੇ 22 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਗਏ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 22 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ 22 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਰੇ ਆਪਾਂ 22 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ 22 ਪੁੱਟ ਕਰੀ 22 + 2 22 - 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10/24 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 10/24 ਆ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 10/20 ਆ ਗਿਆ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟਤੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 24 ਆ ਗਿਆ 10 + 12 22/24 ਆ ਗਿਆ 22/24 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 11/12 ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ 22 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 15 ਦੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 9 ਦੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ
Hello everybody, welcome to this mock by Gyanam. I am Piyush Sardana, a budding English language teacher. So we are up to mock number 9 today. Let's see what we have in store for us. सबसे पहले आपके पास एक पैसेज आया है, पैसेज को पढ़ते हैं। 1900 ईयर के आसपास की बात है। एक छोटा सा डार्क हेयर्ड बॉय था जिसका नाम था चार्ल्स चैपलिन। वो अक्सर देखा जाता था लंदन थिएटर के बैक एंट्रेंस के बाहर बैठा। बहुत पतला सा, भूखा सा लगता था, हंग्री लगता था, लेकिन उसकी जो ब्लू कलर की आईज थी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, दे वर डिटरमिन्ड, उनमें कुछ आग थी। वो कहता था कि उसको शायद कुछ वर्क मिल जाए शो बिजनेस में, क्योंकि वो डांस भी कर सकता था और गा भी सकता था। उसके पेरेंट्स खुद म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स थे और उसको शुरू से ही मतलब वो पैदा उस माहौल में हुआ था कि वो थिएटर की लाइफ में ही पैदा हुआ है। एंड उसके बाद क्या है, उसका जो खुद का बॉयहुड था, बचपना था, वो काफी पेनफुली हार्ड रहा है, लेकिन उसको पता था लोगों को हंसाते कैसे हैं। उसके जो फादर थे, ही डाइड फ्रॉम ड्रिंकिंग टू मच, ज्यादा पीने से उनकी डेथ हो गई थी। वाइल जो मदर थी वो ज्यादा चार्ल्स और उसके ब्रदर को नहीं देख पाई थी, उनकी देखभाल नहीं कर सकती थी। वो अपने माइंड में ही सिक रहती थी और कई बार हॉस्पिटल में भेजना पड़ जाता था उन्हें। सो जो बॉय था चार्ल्स चैपलिन, वो क्या था? ब्राउन हेयर, डार्क हेयर, रेड हेयर, लाइट हेयर। ही वॉज डार्क हेयर, राइट? Next, Chaplin thought to get a job in soap business, hotel business, show business, hospital business. It was clearly written over there. He was much of determined to getting a job into show business. Then we got उसके जो पेरेंट्स थे वो म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स थे, एक्टर सिंगर क्या थे? सर वो डायरेक्टली गिवन है, they were म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स, तो इट शुड बी ऑप्शन नंबर ए। फादर की डेथ कैसे हुई? बाय ड्रिंकिंग टू मच, so the answer is C. Next we have is the meaning of determined is. अब यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, वो जो चार्ल्स था ना, वो बहुत ही ज्यादा डिटर्मिन्ड रहता था। मतलब उसको दिमाग में था, देखो आप पढ़ो यहां पर, वो क्या बोलते हैं, वो थिन लगता था, हंग्री लगता था, लेकिन उसकी जो ब्लू आइज थी वो क्या थी? डिटर्मिन्ड थी। मतलब शुरू से बोला कि उसकी जो आंखों में आग थी, इट वॉज समथिंग। उसके बाद बोला गया कि जो म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स थे वो शुरू से ही थिएटर की लाइफ में था, वो जिया भी वैसी लाइफ था। ही न्यू एवरीथिंग दैट वाज देयर इन हिज वे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है, वो पूछता है यहाँ पर डिटरमिन्ड का क्या है? माइंड जो है टर्न अप है, फेड अप है, टर्न डाउन है कि मेड अप है? सर उसने दिमाग अपना माइंड पहले से बना रखा था इस चीज में। सो वील गो विद द ऑप्शन नंबर ए। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ही इज टेलिंग अस कि उसका जो आंखों में आग थी, दैट वाज ऑलरेडी डिटरमिन्ड कि उसको क्या करना है। सो हेयर वी कैन जस्ट ग्लैंस इट आउट कि उसके अकॉर्डेंस में पैसेज में ये दिया गया है कि चार्ल्स भले ही पुअर था, हंग्री था, भूखा लगता था, प्रॉब्लम लगती थी, बट इनडायरेक्टली व्हेन वी टॉक अबाउट उसकी आईज के बारे में कि उसने वो क्या किया, क्या चाहता था, उसने अपना दिमाग बना रखा था कि वो शो बिजनेस में जाएगा और जो करेगा उसी में करेगा, राइट? सो इट वॉज क्लियरली गिवन इन द पैसेज कि वो शो बिजनेस में ही अपना जाना चाहता था। एंड सिंस वहां पर ये भी गिवन था, उसके मॉम डैड भी थे, सो ही न्यू दैट आर्ट की लोगों को हंसाते कैसे हैं, राइट? सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डिटरमिन्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ही हैड हिज माइंड मेड अप कि मुझे करना ही ये है, राइट? नेक्स्ट वी हैव इज दिस, नेशनलिज्म इज अ क्यूरियस फिनोमिना। ये S1 है, आपको 6 के 6 बनाने हैं, जिसमें 1 और 6 जो है वो फिक्स होता है, राइट? उसके अकॉर्डेंस में आपको सारा कंप्लीट करना है। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर अस। इट सेज नेशनलिज्म इज अ क्यूरियस फिनोमिना। वो क्या करता है? इट बाइंड्स मेनी कलर्स, क्रीड्स। आपको ध्यान से देखने से पता लगेगा, ध्यान से सुनना। इट इज अ मैजिक, वो एक जादू है। उसके बाद वो बोल रहा है ये वाला जादू ये होता है, यानी कि एस के बाद पी तो आएगा, राइट? ऊपर से देखो जरा, प्रोवाइडेड बाय महात्मा गांधी। फिर क्या बोल रहा है? द महात्मा हु सैक्रिफाइस, वो महात्मा, यानी कि पी के बाद क्या लगेगा? ऑफ कोर्स यहां पर आर लगेगा, यानी एसपीआर देखो कहां कहां है, आपको ध्यान से देखना है एसपीआर कहां कहां है, सिर्फ ऑप्शन सी में है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। सी बहुत सिंपल, एक प्रोनाउन से आपने जज कर लिया, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से आपने जज कर लिया कि आपने कहां जाना है। नेक्स्ट वी हैव इज दिलीप कुमार इज अ वर्सेटाइल एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। अब वो वर्सेटाइल एक्टर थे ये बता रखा है। अब डायरेक्टली देखते हैं कि क्या लगाना आंसर। ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल रीसेंट दिलीप कुमार की न्यूज थी। इज अ वर्सेटाइल एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। अब देखो उसके बाद क्या है,
when he performed in a few by not nominating him for the award of millennium. देखो मिलेनियम के बाद कॉमा है, ना नॉमिनेट करके इंडियन फिल्म ने इनजस्टिस की है, तो कहता क्यू लास्ट में आएगा, which means A और D तो ऑप्शन आपका कट हो गया, A और D ऑप्शन आपके क्या हो गए, कट हो गए. Now what it says over here, Dilip Kumar is a versatile actor, R तो लगना ही लगना, he is known as the king of tragedy by many. Then उसके बाद he made it clear कि when he performed, सर जब उसने परफॉर्म किया तब उसने क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ ये नहीं है बल्कि ये भी है. So the answer to this comes out to be option number B. Next is celerity. Celerity के बाद में क्या बताना है, नियरेस्ट बताना, सिनोनिम बताना, मीनिंग बताना. It is called swiftness. बहुत ही ज्यादा जो आप एक्ट ऑफ स्विफ्टनेस दिखाते हैं ना, फास्ट, क्विकनेस. The answer is A. Next we have is virtuoso. Guys, when we talk about virtuoso, it says a person who is way too skilled. है ना, पर्सन जिसके पास बहुत अच्छा स्किल है किसी काम को करने का, we can say exceptionally skilled. Next we have is contraption. Contraption का मतलब होता है एक अजीब सा दिखने वाला, a strange looking device. Strange device. Since यहाँ strange तो नहीं दिया adjective, but yes, device जरूर दिया है. So answer to this comes out to be option number A. Idioms दिए हैं और ये sentence के according बताना है. In the sentences इनका meaning क्या है? The statement made by Pakistan about Kashmir problem was gall and wormwood to every Indian. पाकिस्तान ने जो कश्मीर के बारे में बोला वो gall and wormwood था. इसका मतलब होता है something that takes out anger in you, ना, बहुत ज्यादा ignite कर देता है anger, a source of anger. The answer to this is option number B according to the sentence. Next, you cannot have your cake and eat too. आपको अपना केक मिल जाए और आपको ही खाने को मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है. It clearly says कि आपको वो चीज दोनों तरीके से, मतलब कहते हैं ना, आप ये चीज भी आपकी होगी और वो भी आपकी होगी, दोनों चीजें आपको एक चीज में नहीं मिल सकती है. तो कहता है यू कांट हैव बोथ योर टॉक्स एडमिटेड टू, दोनों बातें आपकी मान ले, हैव इट बोथ वेज. नेक्स्ट, नॉट एवरीथिंग दैट अ डेली न्यूज़पेपर प्रिंट्स इज इंटेंडेड टू बी रेड फॉर इट्स एजुकेशनल वैल्यू. सब कुछ नहीं है जो कि एक डेली न्यूज़पेपर प्रिंट करता है जो इंटेंड की जाए एजुकेशन वैल्यू के लिए. अब वो कहता है नॉट एवरीथिंग लगाया, उसके बाद दैट तो लगेगा ही. न्यूज़पेपर की बात हो रही है तो डेली कम्स आउट टू बी एडजेक्टिव, न्यूज़पेपर इज सिंगुलर तो लगेगा, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, राइट. इज फिर अगेन वो एवरीथिंग के लिए लगा. इंटेंडेड वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक्स इट पैसिव वॉइस. टू बी रेड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके लिए, उसकी एजुकेशनल वैल्यू के लिए. सो द आंसर टू दिस कम्स आउट टू बी नो एरर. नेक्स्ट, इट वॉज 6 और वो थक गया था क्योंकि वो डॉन से काम कर रहा था. डॉन क्या होता है? डॉन सर बिल्कुल भोर का समय, सुबह का समय इज कॉल्ड डॉन, राइट. डस्क इज वो शाम का समय जब सनसेट वाला होता है. तो कहते वो 6 साल का था, 6 साल का था. ही वॉज टायर्ड, नहीं सुबह से काम, कहते 6 बज चुके थे और वो टायर्ड हो गया था क्योंकि सुबह से काम कर रहा था. इट शुड बी had been working since dawn. So the answer to this comes out to be this one, option C. A report of the meetings as well as a list of the new officers are printed. See, बात यहाँ report की हो रही है, subject 1 decides it, so it should be is printed. Hence we can say answer is option number C. There we go, a complimentary all the best to you guys. Take care, enjoy. ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਿਆਨਮ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 9 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਰੋਮਨ ਕੀ ਉਰਦੂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦਾ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਲਿੰਗ.
ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋੜਨੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਗਰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਸਕੂਲ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਕੀ ਜਲੂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ मध्यम पुरख ते अन्य पुरख मतलब फर्स्ट पर्सन सैकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ठीक है राइट आंसर अपना की है ऑप्शन बी हाँ जी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੱਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੁੜੱਤਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਮਕੀਨ ਮਿਠਾਸ ਫਿੱਕਾ ਕੋੜਾ ਵਿਰੋਧੀ फाइंड आउट करना है मिठा राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪ ਵਾਲਾ ਅਗੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਸਰਾ ਅਪਮਾਨ अपरंपरा अप्पड़ राइट आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन बी क्योंकि जब ਅਸੀਂ ਅਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ ਪਲੱਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ मीनिंग सार्थक मीनिंग निकलता है इसलिए अपना राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन ਆਪਾਂ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना की है हार द पिछेतर लगा शब्द फाइंड आउट करना है ठीक है सिरजनहार बहार नुहार ते कुहार ਇਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ हार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਸਾਰਥਕ मीनिंग ਹੋਵੇ सिरजन प्लस हार बहा नुहा कुहा मतलब राइट आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सही विरोधी शब्द ਅਸੀਂ फाइंड करना है ठीक है सही ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ विरोधी शब्द ਅਸੀਂ फाइंड करना है अमीर राजा अमीर नेता अमीर गरीब अमीर राइट आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन सी की अपना राइट आंसर है अमीर ते गरीब दोनों की ने विरोधी शब्द ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन औरत शब्द समान आर्थक लभणिया सी मतलब औरत शब्द इस सिमिलर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ फाइंड आउट करने हैं तीवी जनानी इस्त्री आदमी मर्द माँ चाची भैन दासी नौकरानी ये तीनों की ने गलत ने राइट आंसर की अपना ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर है ठीक है अपना ऑप्शन ए की है राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरनाम सिंह अपने बलद ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਰੱਸੀ
ਤੇ ਚੋਰ। ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆंसर ਹੈ। ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਆंसर ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ ਕੀ ਵਸਤੂ। ਵਸਤੂ। ਰਾਈਟ ਆंसर ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆंसर ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾइज।